रोटी, कपड़ा और ससुराल। गुजरात में रहने वाली आनंदी बेन 3 बेटों की माँ थी। आनंदी की मंझले बेटे जगदीश की शादी का मौका था। चारों तरफ खूब चहल पहल थी। घर की बड़ी बहू मीनाक्षी भारी साड़ी और सोने के गहनों में लदी हुई खड़ी थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन न जाने क्यों जगदीश की दुल्हन मोहिनी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। क्या बात है मोहिनी, बहुत परेशान दिख रही है, ठीक तो हो ना तुम? भाभी घबराहट सी हो रही है। मैं ये शादी करके ठीक तो कर रही हूँ ना। अरे पगली, शादी के समय लड़कियों को थोड़ी घबराहट तो होती है, तो क्यों चिंता कर रही है? तेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। और फिर मैं हूं ना तेरी जेठानी, तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझ। जेठानी की प्यार भरी बातें सुनकर मोहिनी को अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में मोहिनी के फेरे जगदीश के साथ हुए और फिर विदा होकर वो अपने ससुराल आ गई। गृह प्रवेश के बाद, ए बड़ी बहू जरा इधर तो आना। जी माँ जी, क्या हुआ? ए महारानी, अब गहने पहनकर जी भर के इतरा लियो तो उतार कर ये गहने मेरे हाथ में दे दो। हाँ माँ जी, लीजिए ना। सास की एक आवाज़ पर बड़ी बहू ने अपने सारे गहने उतार कर सास के हाथ में थमा दिए। कुछ देर बाद मोहिनी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई, जिसमें सास आनंदीबेन ने बड़ी बहू से उतरवाए हुए सारे गहने उपहार स्वरूप मझली बहू के हाथ में थमा दिए थे। भारी भरकम कमरबंद रानी हार, सोने के कंगन, झुमके और इतने खूबसूरत गहनों को देखकर मोहिनी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। भाभी लगता है माँ जी ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। मुझे भी हूबहू वैसे ही गहने चढ़ाए जैसे आपने हमारी शादी में पहने हुए थे। भाभी मेरी साड़ी कैसी लग रही है? सासू माँ ने कहा है कि मैं आज की मुँह दिखाई के फंक्शन के लिए यही साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊँ। इस परिवार में आकर जैसे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। इतने कीमती कपड़े जेवर पहनकर मैं ना बिल्कुल किसी राजकुमारी सी नजर आऊंगी। 1 साल पहले। ये ले बहू गहने और ये साड़ियाँ सब आज से तेरा। और सुन, ये जो लाल गोटे वाली साड़ी है ना, यही पहन कर तैयार हो ना मुँह दिखाई के लिए। और जो बाकी बची साड़ियाँ है ना, उन्हें संभाल कर अलमारी में रख लेना। एक एक साड़ी 10,000 से कम नहीं है, सिर्फ खास खास मौक़ों पर पहनना। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं इन साड़ियों को खास मौक़ों पर ही पहनूंगी। शादी के 5 दिन बाद। बहू, हम कह रहे कि दिखाओ जरा तुम्हारे मायके के सारे गहने कहाँ है, हाँ? और ऐसा कर, जो मुंह दिखाई में मैंने तुझे गहने दिए थे ना, वो भी लेकर आना। देख रही है ना आजकल माहौल कितना खराब है। मैं संभाल कर लोकर में रखवा देती हूँ, जब कहीं जाना होगा तो हमसे कहकर लोकर से मंगवा लूंगी। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, आप गहने लॉकर में ही रखवा दीजिए। कुछ दिन बाद। बहुत बन ली तू सेठानी, ये महंगी साड़ियाँ जेवर पहन के। ऐसा है कि अब काम संभालने का वक्त आ गया है। वैसे भी इन भारी भरकम साड़ियों को पहनकर तुझसे काम तो होने से रहा है, तो इसलिए मैं तेरे लिए ये हल्की साड़ियाँ लेकर आई हूँ। इन्हें पहन और लग जा काम पर। 6 महीने में जगदीश का भी ब्याह करने का है। ये साड़ियाँ जेवर उसकी बीवी को भी तो चढ़ाने हैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि बार बार गहने और कपड़ों में पैसा खर्च करूँगी। लेकिन माँ जी हमारे यहाँ तो काम करने के लिए नौकर है ना, फिर मैं क्यों? कोई नौकर वोकर नहीं है इस घर में। और बहू को क्या फोड़े पर घिस लगाने के लिए लाई हूँ मैं इस घर में, जो घर के काम नौकरों से करवाऊंगी? अरे 2-4 दिन के लिए गांव से बुलवाया था उन्हें। अब आज से तू लग जा काम पर, चल। सास की बातें सुनकर बड़ी बहू जैसे सपने से जाग गई थी। अभी तक खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस कर रही मीनाक्षी को एक पल में अपनी सही जगह नजर आ गई थी। कहाँ खो गई भाभी आप? आपको मेरी साड़ी पसंद नहीं आई क्या? पसंद क्यों नहीं आएगी, बहुत खूबसूरत है। अब तो इन साड़ियों को ही निहारती रहेगी क्या? वैसे भी ये भारी भरकम साड़ियाँ, महंगे जेवर सिर्फ 4 दिन की चांदनी होते हैं। असल ज़िंदगी इन साड़ियों और जेवरों से बहुत अलग होती है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, आप कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, तू छोड़िए सब। मोहिनी की शादी को तकरीबन 7 दिन बीत गए थे। हर रोज़ मोहिनी सास की दी हुई महंगी साड़ियाँ और गहनों को पहनकर किसी राजकुमारी की तरह सजती और खुद को आईने में देखकर खूब इतराती। 8वें दिन। मोहिनी बहू, बहुत आराम कर लिया तुमने। देखो तुम्हारी जेठानी अकेले पूरे घर में काम में लगी रहती है, हाँ? अब कल से अपनी जेठानी के साथ काम में हाथ बटाओ। और सुनो, घर और रसोई का काम करते इतने भारी भरकम गहने तो पहनोगी नहीं,
हैं? तो ऐसा करो, अपने मायके और ससुराल के जितने भी महंगे गहने कपड़े वगैरह है ना, सब लाकर मुझे दे दो। मैं संभाल कर अपने पास रख लेती हूँ। जब कहीं जाना होगा तो मुझसे लेकर पहन लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। एक बार मोहिनी ने अपने महंगे जेवर, कपड़े और मुंह दिखाए कि मिले हुए रुपए सास को थमाए तो अगले दिन से मोहिनी की हैसियत घर में राजकुमारी से सीधा नौकरानी जैसी हो गई थी। ये लो, ये मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, आज से तुम्हें यही साड़ियाँ पहन कर रहना है। हो माँ जी, आपने कहा मैं भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे हल्की साड़ियाँ पहननी चाहिए। ठीक है, उस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी पहनी हुई पुरानी साड़ियाँ पहनना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाज़ार जाकर अपने आप कुछ हल्की साड़ियाँ ले आती हूँ। ए देख रहा है जगदीश, तू यहाँ खड़ा है और तेरे सामने तेरी बीवी मुझसे जीबान लड़ा रही है। अब मेरे होते हुए ये महारानी खुद बाजार जाकर अपने लिए कपड़े लेकर आएगी हैं? अभी तेरी सास जिंदा है। एक बात का खास ख्याल रखने का, हमारी घर की बहुएं आंख और नाक खुले रखती है और मुंह बंद, एकदम बंद। ये बात जितनी जल्दी तुझे समझ में आ जाएगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा। तेरे ज्यादा ही पर निकला है क्या? जब माँ तुझे साड़ियाँ दे रही है तो जुबान क्यों चला रही है? बिना कपड़ों के तो नहीं रख रहे ना तुझे। खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है और रहने के लिए ये चार दीवारी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छे घर की बहुओं की बस रोटी, कपड़ा और ससुराल, इतनी ही जरूरत होती है। इससे ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली लड़कियों का मेरे घर में टिक पाना मुश्किल है भाई। ओ, ये कान खोल कर सुन लेना बहू। सास के जाने के बाद मैंने आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था भाभी। मेरी छठी इंद्री ने तो मुझे शादी से पहले ही एहसास करा दिया था कि मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, लेकिन आपकी मक्खनदार बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी नरक में लेकर आने के लिए नाचते हुए मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आए थे ना आप लोग। आपका जीवन तो नरक था ही, आपने मेरा जीवन भी नरक कर दिया। इस घर में औरतों की इज्जत एक दरवाजे पर पड़े हुए पायदान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पगली, अभी तो नई नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ दिनों में तुझे भी मेरी तरह आदत हो जाएगी। आप करती रहिए बर्दाश्त, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं आज ही अपने पापा को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। मोहिनी अपने पापा को फ़ोन करती है और रो रो कर उन्हें सारी बात बता देती है। मोहिनी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मोहिनी के पापा अगले ही दिन उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। देख लीजिए पापा अपनी बेटी की हालत, आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखेंगे यही कहकर ब्याह कर लाए थे ना ये लोग मुझे। शादी को 5 दिन नहीं बीते कि मेरी सास ने मेरे गहने, कपड़े, रुपए सब कुछ अपने पास रखकर उसमें ताला लगा दिया और मुझे पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े दिए। घर में कामों में मदद करने के लिए एक नौकर तक नहीं है, न कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, न घर की साफ सफाई करने के लिए कोई नौकरानी आती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, हम दोनों देवरानी जेठानी पूरा दिन बैल की तरह सिर्फ घर के कामों में जुटे रहते हैं। इतना करने के बाद भी इस घर में हमें मान सम्मान नहीं मिलता। ये तो गलत बात है समधन जी। अभी मोहिनी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं? आप अपने घर का जेवर उसे नहीं देना चाहती, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से मिले हुए कपड़े और गहने तो उसे पहनने दीजिए। हमने अपनी बेटी से कभी ज़्यादा काम नहीं करवाया। रसोई का काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन इस समय बहुत सर्दियाँ हैं, हो सके तो काम वाली लगवा दीजिए, दोनों बच्चियों को थोड़ा आराम हो जाएगा। देखिए समधी जी, आज तो आपने अपनी बेटी के बुलाने पर यहाँ आने की गलती कर दी, लेकिन अगर आज के बाद आप अपनी बेटी की हिमायत लेने के लिए इस घर में आए ना, तो उस दिन के बाद आपकी बेटी लौट कर कभी अपने ससुराल नहीं आएगी। हो, सारी जिंदगी अपने घर में बिठा कर रखिएगा अपनी बेटी को। और मेरे बेटे से तो ये उम्मीद ही मत करना कि आपकी बेटी के 2 आंसू टपकाने पर वो उसकी बातों में आ जाएगा। मेरे बेटे वही करेंगे जो मैं कहूँगी, और मेरे कहे बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप यहाँ आ गए हैं तो अपनी बेटी को ये बात समझा कर जाइए कि अब ये 4 दीवारी उसका संसार है, इसमें खुश रहना सीख ले, वरना सारी उम्र एक छोड़ी हुई औरत का तमगा लेकर जीना पड़ेगा उसे।
मेरे दरवाजे पर जाकर नाक भी रगड़ेंगे ना आप लोग, तब भी आपकी बेटी का स्वीकार नहीं करूँगी मैं। समधन के मुंह से कड़वे बोल सुनने के बाद मोहिनी के पिता घबरा जाते हैं। देख बेटा, समधन जी ठीक कह रही है, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं। अब तू इस घर को ही अपना सब कुछ समझ और जैसा तेरी सास कहती है ना वैसा कर। मुझे अभी अपनी 2 बेटियों की शादी भी तो करानी है। मैं तुझे सारी उम्र मायके में बिठा कर तो नहीं रख सकता। इतना कहकर मोहिनी के पापा चले जाते हैं। मोहिनी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती है। अब समझ में आ गया ना तुझे कि मैं क्यों कह रही थी कि कुछ दिनों में तुझे इस माहौल की आदत हो जाएगी। देख पगली, ज़्यादा शोर शराबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। होगा वही जो माँ जी चाहेंगी। इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। जितनी जल्दी तू इस घर के माहौल में ढल जाएगी उतनी जल्दी तेरी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। भाभी कितना कड़वा बोलती है माँ आप लोगों से। कैसे बर्दाश्त करती हैं आप माँ की बातें? विरोध क्यों नहीं करती कभी उनकी बातों का? मुझे तो ये समझ में नहीं आता देवर जी कि माँ जी ने आपको कौन सी घुट्टी चटाकर बड़ा किया है जो आप घर में हमेशा सबके खिलाफ ही रहते हो। माँ जी और आपके दोनों बड़े भाई एक तरफ और आप एक तरफ। भाभी मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूँ और मैं जानता हूँ कि माँ आपके साथ गलत कर रही है। मेरे दोनों भाई तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं और उन्हें अपनी पत्नियों के साथ हो रहा अन्याय नजर नहीं आ रहा। मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं जब तक कि दोनों भाई कुछ नहीं कहते। रहने दीजिए देवर जी, माँ जी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी तकलीफ़ समझते हो, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम तो बस भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी पत्नी को ये सब ना झेलना पड़े जो हम इस घर में झेल रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, हमारे जय के लिए एक रिश्ता आया है। बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी है। उनका कहना है कि यदि हमारे घर में उनका रिश्ता हो जाए तो वो हमारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार है। इकलौती बेटी है, अपने साथ मोटा दहेज भी लाएगी और व्यापार में हमारी तरक्की भी होगी। पैसों के लालच में आनंदीबेन जल्दी ही जय की शादी श्री से करने के लिए तैयार हो जाती हैं। शादी के बाद भाभी ये कैसी साड़ियाँ पहनते हैं आप लोग? घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है आप लोगों को ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनने की? आज हम सब मॉल चल रहे हैं, वहाँ से आपको बढ़िया डिज़ाइनर साड़ियाँ दिलवाऊंगी मैं। तीनों बाहर ही खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। श्री की बात सुनकर दोनों जिठानियाँ घबरा जाती हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? हमारे कपड़ों में क्या खराबी है? भाभी एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी हम औरतें बाजार नहीं जाती और तुम्हें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चाहिए माँ जी को बता दो, माँ जी मंगवा देंगी। अरे माँ जी क्यों मंगवा देगी? मैं खुद जाकर लेकर आऊँगी ना जो मुझे पसंद होगा। माँ जी की पसंद के कपड़े क्यों पहनूंगी मैं भला? अरे तुम क्यों हमारे साथ साथ अपनी भी शामत बुला रही हो? छोड़ो ना। और वैसे भी घर में वही होता है जो माँ जी कहती हैं। हम बहू हैं, हमें अपनी मर्जी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे आप बहू हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप एक इंसान नहीं रही। हर इंसान को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार होता है और माँ जी आपसे ये अधिकार कैसे छीन सकती है? माँ जी को मैं देख लूँगी, अभी आप लोग मेरे साथ चल रही हो बस। श्री ने तो जिद ही पकड़ ली थी। वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद से हार मानकर दोनों जिठानी उसके साथ मॉल जाकर कपड़े खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 घंटे बाद जब तीनों हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर वापस घर लौटती हैं तो उन्हें देखकर सास गुस्से में लाल पीली हो जाती है। किससे पूछकर घर से बाहर पाँव निकाला तुमने? हाँ, और बड़ी बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर में रोटी कपड़ा ससुराल सब कुछ मिल रहा है ना? हैं? फिर इस घर की चौखट लांघने की हिम्मत कैसे की? वो श्री का मन था तो हम उसे टाल नहीं पाए। 2 दिन बाद बड़ी बहू, मैं ओम जगदीश और जय जोधपुर शादी में जा रहे। 2 कप दूध और थोड़े से आलू मटर निकाल कर रखे हैं तुम लोगों के लिए। चाय और सब्जी का उसी से इंतजाम हो जाएगा। और खबरदार, जो हमारे जाने के बाद घर से बाहर पैर निकाला तो हो। सास के जाने के बाद अरे भाभी, आज तो घर में कोई नहीं है, आज हम तीनों पार्टी करेंगे। बताइए आप लोगों की पसंद की क्या डिश है? मैं अभी होटल से ऑर्डर करती हूँ। अरे रहने दो ना श्री, देखा था ना उस दिन तुम्हारे साथ हम बाज़ार गए थे तो माँ जी कितना नाराज़ हो गई थी। माँ जी ने बोला है आलू मटर बनाने के लिए, चुपचाप वही बना लेते हैं और पेट तो आलू मटर से भर ही जाता है। क्या ज़रूरत है होटल का खाना मंगवाने की? भाभी क्या हो गया है आप लोगों को? ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इंसानों के बीच में रह रही हूँ।
आप दोनों तो जैसे माँ जी के रिमोट से चलने वाली मशीन हो। माँ जी जो बटन दबाती है उतना ही काम करते हो आप लोग। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना आपकी पसंद के कपड़े पहनते हो, ना अपनी पसंद का कभी खाना खाती हो, घर से बाहर नहीं जाती, ना कभी हंसती हो ना मुस्कुराती हो। क्या है ये सब? इतना सब जो तू देख रही है ना छोटी, सब 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन बाद तेरे साथ भी वही सब होने वाला है जो हमारे साथ हुआ था। जो गहने कपड़े देखकर तो खुद को रानी महारानी समझ रही है ना, वो सब कभी हमें भी मिले थे। फिर उसके बाद हमें भी सौगात में ये फटी पुरानी साड़ियाँ और घर के काम मिले। तेरे साथ भी वही होने वाला है। इसलिए माँ जी से बैर करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा जीना और मुश्किल कर देगी वो। इसलिए घर में वही होता है जो माँ जी चाहती हैं। भाभी, भैया कुछ बोलते नहीं? आप अपने पति को क्यों नहीं बताती ये सब? इस घर में जो भी होता है माँ बेटों की मर्ज़ी से ही होता है। तुम्हें क्या लगता है घर में इतना कुछ चल रहा है और उनके बेटों को कुछ पता नहीं? वो सब कुछ जानते हैं। जब तक बर्दाश्त हो रहा है कर रहे हैं। अब इस घर की 4 दीवारी में ही हमारी दुनिया है श्री। इस बात को तुम भी जितना जल्दी समझ लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ज़्यादा सपने मत देखो, वरना बाद में उतनी ही तकलीफ़ होगी तुम्हें। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो अभी तो मैं होटल से खाना घर पर ही मंगाने वाली थी, लेकिन अब हम सब होटल में जाकर खाना खाकर आएंगे। अगर घर के बाकी लोग शादी में जाकर एंजॉय कर सकते हैं तो हम घर में रहकर भी थोड़ा बहुत एंजॉय तो कर ही सकते हैं। श्री जबरदस्ती अपनी दोनों जेठानियों को लेकर होटल जाती है। घर से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेकर मोहिनी और मीनाक्षी को बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मारकर पत्थरों की तरह जीना सीखा है हमने। फिर से हमें जीने की उम्मीद पैदा मत करो श्री, वरना हमारे लिए जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। भाभी, बहुत सह लिया आप दोनों ने। अब किसी की ज्यादती सहने की ज़रूरत नहीं है आपको। जय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं और जय आप दोनों के साथ हैं। अब बस आप देखते जाइए। रात को जब अपने बेटों के साथ आनंदी शादी से वापस लौटती है तो तीनों बहुओं को महंगे कपड़ों में सजे हुए बाहर से वापस आते देखती है, जिससे गुस्से में उसका खून खौल उठता है। लगता है तुम तीनों अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। छोटी के दम पर फूदक रही हो ना तुम तीनों। सबसे पहले इसी की अकल ठिकाने लगवाती हूँ। ए जगदीश, फोन लगा इसके बाप को। जगदीश की फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही श्री के पापा उनके घर पहुंच गए थे। क्या हुआ श्री बेटा, इतनी रात को तेरी सास ने मुझे फ़ोन करके यहाँ क्यों बुलवाया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। मेरी सास चाहती है कि मेरी शादी में मिला हुआ सारा सामान, गहने, कपड़े, रुपए सब मैं अपनी सासू माँ को दे दूँ और उनके दिए हुए ये पुराने फटे चिथड़े पहनकर इस घर में उनके आगे पीछे घूमूं। इस घर में बहू को अपनी पसंद से खाने की, पहनने की, मुंह से आवाज़ निकालने की भी परमिशन नहीं है। ना वो घर से बाहर जा सकती है, ना अपने दोस्तों से मिल सकती है। सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर जी रही है मेरी दोनों जेठानी। और जब मैंने ये सब करने से मना कर दिया तो इन्होंने आपको बुलाकर यहाँ बिठा लिया। ए साहिब समधी जी, ये मेरा घर है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। आपकी बेटी की कैंची की तरह कट 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 जुबान चलती है। ऐसी लड़की का गुजारा मेरे घर में नहीं है। हाँ, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। मैं जय को बोलकर जल्दी ही तलाक के कागज आपको भिजवा दूंगी। अरे मम्मी, क्या कह रही हो? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। ये सिर्फ हमारे समधी नहीं, बिजनेस पार्टनर भी है और बिजनेस में इनकी पार्टनरशिप 75% है और हमारी 25। अगर ये शादी कैंसिल होगी तो ये अपनी डील ख़त्म कर देंगे और फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। हम लोगों ने अपनी सारी सेविंग नए बिजनेस पर लगा दी थी। उस समय तो आप कह रही थी इकलौती बेटी है, इसका बाप ये पैसा लेकर कहाँ जाएगा, 100% के मालिक बन जाएंगे हम लोग। 100% के मालिक नहीं बनेंगे, 100% कंगाल हो जाएंगे हम लोग। ए बॉस भाई साहब, हमने तो ये कहने के लिए बुलाया था कि आपकी श्री के विचार बहुत अच्छे। मैं तो कह रही हूँ आज के बाद ये घर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे श्री बोलेगी। बच्चों की तो खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की उम्र है। आज से घर में सब काम मेरी बहू की पसंद से ही होंगे। मेरा क्या है, मुझे तो 2 रोटी मिलती रहे और क्या। आनंदी बेन की अकल ठिकाने पर आ गई थी और उस दिन के बाद ससुराल बहुओं की हंसी से रोशन हो गया था।